नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। मैं रजनी स्वागत करती हूँ आपका हमारे चैनल विद्या ज्ञानार्जन में। तो जैसा कि दोस्तों आपको पता है कि हम यहाँ पे यूनिट सेकंड पढ़ रहे हैं सोशल साइंस सब्जेक्ट की, और जिसके अपन लास्ट चैप्टर ये मान लो 1-2 चैप्टर और बनेंगे इसके 600 भारत 600 से 1000 ईस्वी के बीच वाला वो वाला चैप्टर पढ़ रहे हैं। तो मैंने आपको कहा था कि 600 से 1000 ईस्वी के बीच में जो जो महत्वपूर्ण घटनाएँ हुई वो हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हमने वो पढ़ लिया कि हर्षवर्धन वाला पुष्यभूति वंश या फिर वर्धन वंश हमने पढ़ लिया, जिसमें अपने हर्षवर्धन सिर्फ पढ़ा है ना। और इसके बाद में आज हम पढ़ेंगे त्रिपक्षीय संघर्ष। 8वीं-9वीं शताब्दी के दोस्तों त्रिपक्षीय संघर्ष एक महत्वपूर्ण घटना मानी जाती है, जिसका अध्ययन हम आज यहाँ पे करेंगे। त्रिपक्षीय संघर्ष में से कई क्वेश्चन कई एग्जामों में देखे गए हैं, तो उम्मीद है कि हम यहाँ पे अच्छे से अध्ययन करेंगे और हमारे एग्जाम में भी इसमें से क्वेश्चन बन सकते हैं। तो आइए बिना देरी किए शुरू करते हैं। त्रिपक्षीय संघर्ष। हर्ष के पश्चात कन्नौज विभिन्न शक्तियों के आकर्षण का केंद्र बना। अपन ने जो पढ़ा था कि वर्धन वंश की पहले राजधानी थानेश्वर हुआ करती थी, और उसके बाद में क्या किया कि हर्षवर्धन ने अपनी राजधानी को थानेश्वर से विस्थापित करके कहाँ कर लिया, कन्नौज कर लिया था, है ना। तो जब वर्धन वंश का पतन हो गया उसके बाद में दोस्तों थानेश्वर जो है कन्नौज जो है वो विभिन्न शक्तियों के आकर्षण का केंद्र बन गया। इसे वही स्थान प्राप्त हुआ जो मौर्य काल में मगध का रहा था। मौर्य काल में दोस्तों मगध जो राज्य था उसका महत्वपूर्ण स्थान रहा था। माना जाता था कि जो मगध पे शासन कर लेगा लगभग सारी शक्ति उसके हाथ में आ जाएगी, है ना। तो वैसे ही अब इस शक्ति का महत्वपूर्ण केंद्र क्या माने जाने लगा, अब कन्नौज जाने लगा। कन्नौज इस समय का सबसे महत्वपूर्ण राज्य बन गया कि जो कन्नौज पे अधिकार कर लेगा वह लगभग उत्तरी भारत का सम्राट बन जाएगा। तो इसे अब वही स्थान प्राप्त हुआ जो मौर्य काल में मगध का रहा। अब उत्तरी भारत का चक्रवर्ती शासक बनने के लिए कन्नौज पर अधिकार करना जरूरी हो गया। मतलब कि जैसे मुगल काल में दिल्ली हो गई थी ना, दिल्ली पे अधिकार कर लिया तो मान लो कि उत्तरी भारत लगभग अपने हाथ में आ गया। ऐसे ही इस समय कन्नौज था दोस्तों, कि जिसने कन्नौज पे अधिकार कर लिया ना, उत्तरी भारत पे अधिकार कर उसका हो ही गया। 8वीं शताब्दी में कन्नौज पर अधिकार करने के लिए 3 बड़ी शक्तियों में संघर्ष हुआ, है ना। 8वीं शताब्दी में दोस्तों यह संघर्ष शुरू हुआ, और ये 3 बड़ी शक्तियां थी जो कन्नौज पर अधिकार करने के लिए लगातार 200 वर्षों तक आपस में उलझती रही। और ये 3 शक्तियां कौन सी थी? सबसे पहले तो पाल, है ना, और उसके बाद में थे गुर्जर प्रतिहार, और एक और थी राष्ट्रकूट। अब जो पाल थे दोस्तों, पाल तो थे पश्चिमी बंगाल के। अब ये गुर्जर प्रतिहार थे वे थे राजस्थान और गुजरात के, ठीक है। और ये जो राष्ट्रकूट थे ये थे दक्षिणी भारत के। तो पाल कहाँ के हो गए? बंगाल के। और गुर्जर प्रतिहार गुजरात और राजस्थान के। और राष्ट्रकूट कहाँ से हो गए? राष्ट्रकूट हो गए दक्षिणी भारत के। ये 3 शक्तियाँ थी जिन्होंने लगातार कन्नौज पे अधिकार स्थापित करने के लिए क्या किया? संघर्ष किया, है ना। यह 8वीं-9वीं शताब्दी की सबसे महत्वपूर्ण घटना रही है। ठीक है, आगे चलते हैं। इस समय कन्नौज पर शक्तिहीन आयुधों का शासन था। जब 8वीं शताब्दी शुरू हुई दोस्तों, कन्नौज में अधिकार किसका था? आयुध शासकों का अधिकार था। वर्धन वंश के पतन के बाद में आयुध शासक, आयुध कोई वंश है, उसके शासकों ने इस पे अधिकार कर लिया था। इस काल में कन्नौज के आसपास के उत्तर भारत के क्षेत्र को मध्य देश कहा जाता था। कन्नौज के आसपास का जो क्षेत्र था उत्तर भारत का, उसको मध्य देश कहा जाता था। वास्तव में 8वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में प्रारंभ होने वाला यह त्रिपक्षीय संघर्ष लगभग 200 वर्षों तक चला। मतलब लगभग दोस्तों ये 8वीं और 9वीं शताब्दी, 9वीं शताब्दी के भी अंतिम युग कह सकते हैं, 10वीं शताब्दी की शुरुआत तक यह संघर्ष चला था। तो त्रिपक्षीय संघर्ष कितने वर्षों तक चला? 200 वर्षों तक। और शुरू कब हुआ? 8वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में, मतलब 8वीं शताब्दी शुरू होते ही लगभग यह भी शुरू हो गया था। त्रिपक्षीय संघर्ष का प्रारंभ प्रतिहार नरेश वत्सराज ने किया। सबसे इम्पोर्टेंट बात है दोस्तों, सबसे इम्पोर्टेंट कि त्रिपक्षीय संघर्ष का प्रारंभ करने वाला राजा कौन सा था? यह था वत्सराज। और कौन से वंश का था? प्रतिहार का, है ना। गुर्जर प्रतिहार वंश का था वत्सराज। गुर्जर प्रतिहार वंश कहाँ का? अपने राजस्थान और गुजरात का। तो बहुतों बार क्वेश्चन आता है कि त्रिपक्षीय संघर्ष की शुरुआत किसने की थी? वत्सराज ने की थी। कौन से वंश का? गुर्जर प्रतिहार वंश का, ठीक है। वत्सराज ने कन्नौज के आयुध शासक इंद्रायुध को युद्ध में पराजित करके उत्तर भारत पे अपनी सत्ता का विस्तार किया। सबसे पहले क्या किया? इस वत्सराज ने कन्नौज पे जो आयुध शासक विद्यमान था इंद्रायुध, उस पे आक्रमण किया, है ना। उस पे आक्रमण करके क्या किया कि उसे युद्ध में इंद्रायुध को युद्ध में पराजित कर दिया। और उत्तरी भारत में, ये कहाँ थे? गुजरात में और इसमें राजस्थान में। अब ये उत्तरी भारत में शासन करने के लिए
तैयार हो गए, है ना, मतलब उत्तरी भारत में इसके शासन का विस्तार हो गया। इसके बाद में प्रतिहार नरेश वत्सराज और पाल नरेश धर्मपाल के बीच में। अब देखो, वत्सराज ने जैसे ही इंदिरायुद्ध को हराया तो इधर से जो पाल नरेश थे जो पश्चिम बंगाल में थे वो आ गए, है ना, बीच में आ गए। और पाल नरेश कौन था उस समय? धर्मपाल था, है ना। इस पाल नरेश जो धर्मपाल था उसके बीच में युद्ध हुआ भारत में शक्ति के विस्तार है। तो क्योंकि देखो वत्सराज ने इधर इस पे वत्सराज ने किसको? आयुध शासक इंद्रायुद्ध को हराया। तो पालों को अब ये लगा कि अगर कन्नौज इनके अधिकार में आ जाता है तो पश्चिम बंगाल को अपने अधिकार में लेते इनको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, है ना। तो वत्सराज ने जैसे ही इंद्रायुद्ध को हराया, धर्मपाल बीच में आ गया और धर्मपाल ने वत्सराज से लड़ाई करी, है ना। लेकिन दोस्तों पाल शासक इतने ज़्यादा ताकतवर नहीं थे जितने गुर्जर प्रतिहार थे, है ना। तो पाल शासक जो धर्मपाल है वो इस युद्ध में हारने लगा, है ना। उसकी मदद के लिए बीच में आया राष्ट्रकूट नरेश ध्रुव, है ना। ध्रुव ने इस संघर्ष में हस्तक्षेप किया और सर्वप्रथम वत्सराज को पराजित किया। अब देखो दोस्तों, हुआ क्या था कि इंद्रायुद्ध था कन्नौज का शासक, कन्नौज के शासक इंद्रायुद्ध पे आक्रमण किया प्रतिहार नरेश वत्सराज ने, है ना। वत्सराज ने लगभग इंद्रायुद्ध को हरा ही दिया था, लेकिन इंद्रायुद्ध के बचाव के लिए, मतलब कन्नौज पे बचाव के लिए बीच में आया धर्मपाल। तो अब युद्ध हुआ वत्सराज और धर्मपाल के बीच में, है ना। अब क्या किया, धर्मपाल इस युद्ध में हारने लगा वत्सराज के सामने। तो धर्मपाल को बुलावा दिया, जो दक्षिण भारत में राष्ट्रकूट वंश था, इसका शासक था ना ध्रुव, इसको संघर्ष में बुलावा दिया, है ना। और क्या हुआ, ध्रुव ने आकर, राष्ट्रकूट शासक ध्रुव ने आकर वत्सराज को पराजित कर दिया। हमेशा दोस्तों यही होगा कि जो ये गुर्जर प्रतिहार हैं पालों को तो हरा देंगे, लेकिन जो राष्ट्रकूट दक्षिण भारत से आएंगे ये इनके सामने हमेशा पराजित होते जाएंगे। हमेशा यही चलती रही है इनकी स्टोरी, है ना। तो वही कि ध्रुव के सामने ये पराजित हो गया। अब देखो, त्रिपक्षीय संघर्ष में राष्ट्रकूट ही दक्षिण भारत की पहली ऐसी शक्ति बनी जिसने उत्तर भारत की राजनीति में हस्तक्षेप किया तथा दक्षिण से उत्तर भारत पर आक्रमण किया। यह पहली शक्ति है दक्षिणी भारत की जिसने, पहली बात तो दक्षिणी भारत की पहली हुई जिसने क्या किया, उत्तर भारत की राजनीति में हस्तक्षेप कर दिया। इसके साथ ही क्या हुआ, दक्षिण भारत से उत्तर भारत पर आक्रमण करने वाली भी यह पहली शक्ति बन गई। त्रिपक्षीय संघर्ष का अब ये तो हो गया दोस्तों प्रथम चरण। वत्सराज ने आक्रमण कर दिया इंद्रायुद्ध में, इंद्रायुद्ध की रक्षा के लिए आ गया धर्मपाल, धर्मपाल की रक्षा के लिए आ गया ध्रुव, ध्रुव ने वत्सराज को पराजित करके वापस भेज दिया राजस्थान और गुजरात में, ठीक है। अब त्रिपक्षीय संघर्ष के द्वितीय चरण में वास्तव में दो ही शक्तियां रही, वो थी बंगाल में धर्मपाल और गुर्जर प्रतिहारों में वत्सराज। फिर से इन दोनों में संघर्ष हुआ। इस समय कन्नौज में आयुध वंशों में इंद्रायुद्ध और चक्रायुद्ध में आपस में संघर्ष चल रहा था। अब दोस्तों जो पहले इंद्रायुद्ध शासक था, अब जो कन्नौज पे इंद्रायुद्ध, अब वापस जैसे ध्रुव वापस चला जाता है। ध्रुव जो था राष्ट्रकूट वंश था ना दोस्तों, वो दक्षिणी भारत का था, तो वो अपनी आंतरिक राजनीति में मतलब उलझे हुए थे। तो वो क्या करते थे कि इनको गुर्जर प्रतिहारों को हरा के वापस मतलब साउथ इंडिया अपने वहाँ चले जाते थे दक्षिणी भारत में, है ना। फिर क्या हुआ कि मतलब पाल अपने पश्चिम बंगाल में चले गए और वापस कन्नौज किसके हाथ में, इंद्रायुद्ध के हाथ में। अब क्या हुआ कि इंद्रायुद्ध और इंद्रायुद्ध का भाई था चक्रायुद्ध, है ना, इन दोनों में आपस में हो रही थी लड़ाई, है ना। तो कन्नौज नरेश चक्रायुद्ध को पाल नरेश के संरक्षण में सफलता प्राप्त हुई। इसमें हस्तक्षेप किसने किया, अब पाल नरेश जो धर्मपाल था ना, फिर से इसने इन इंद्रायुद्ध और चक्रायुद्ध के बीच में हस्तक्षेप करा और चक्रायुद्ध को राजा बना दिया, है ना। अब चक्रायुद्ध को राजा बना दिया, तो अगर पाल नरेश चक्रायुद्ध को राजा बनाता है तो होगा क्या कि भाई ये जो कन्नौज है इसके प्रभाव में ही रहेगा। अब अगर चक्रायुद्ध की सहायता राजा बनने में करता है धर्मपाल, तो वो मतलब पाल नरेशों के एक तरह से मतलब संरक्षण में ही रहेगा ना, क्योंकि राजा ही उसने बनाया है तो वो उनके बात मानेगा। अब ये बात बर्दाश्त नहीं हुई, किसको, ये बात बर्दाश्त नहीं हुई, वत्सराज उस समय नहीं रहे थे और वत्सराज के पुत्र आ गए थे नागभट्ट द्वितीय। अब नागभट्ट द्वितीय को ये बात बर्दाश्त नहीं हुई कि कन्नौज में फिर से पालों का हस्तक्षेप हो रहा है, धर्मपाल का हस्तक्षेप हो रहा है। तो अब क्या किया, नागभट्ट द्वितीय ने फिर से इस पर आक्रमण कर दिया, किस पे, पाल पे। पाल शासक जो धर्मपाल था ना, इस पर फिर से आक्रमण कर दिया, है ना। लेकिन पाल शासकों की वही रणनीति थी, पाल शासक फिर से हारने लगा
लगा, और जैसे ही पाल शासक हारने लगा, इसको हरा भी दिया था है ना नागभट्ट द्वितीय ने, लेकिन जैसे ही पाल शासक हारने लगा उसने क्या किया, फिर से राष्ट्रकूट शासकों से मदद मांगी। और अब इस समय राष्ट्रकूट शासक था गोविंद तृतीय। गोविंद तृतीय उसकी मदद के लिए आया भी, और क्या किया, गोविंद तृतीय ने आकर नागभट्ट को पराजित कर दिया। तो मतलब फिर से फिर से जैसे कि ये गुर्जर प्रतिहारों में नागभट्ट द्वितीय ने धर्मपाल पे आक्रमण किया, धर्मपाल ने बुलाया किसको, गोविंद तृतीय को जो राष्ट्रकूट था, और गोविंद तृतीय ने आके नागभट्ट को पराजित कर दिया। ठीक है, तो एक बार फिर से नागभट्ट तृतीय, एक बार फिर से कन्नौज गुर्जर प्रतिहारों के हाथों से निकल गया। अब जो धर्मपाल की मृत्यु के बाद नागभट्ट ने कन्नौज पे आधिपत्य कर लिया। अब देखो धर्मपाल की मृत्यु हो गई है ना, जो पाल शासक धर्मपाल था बंगाल में, उसकी मृत्यु हो गई, और जो चक्रायुध था वो तो वैसे ही कमज़ोर शासक था जो कन्नौज की गद्दी पे बैठा। तो जैसे ही धर्मपाल की मृत्यु होती है, नागभट्ट द्वितीय ने पुनः किस पे आक्रमण किया। अब दोस्तों ये जो राष्ट्रकूट जो होते थे, ये तो आते थे और इनको हराते थे, वापस चले जाते थे, क्योंकि दक्षिण भारत और उत्तर भारत दोनों को एक साथ संभालना उस समय मुमकिन नहीं था। जैसे ये उत्तर भारत में आते थे ना, इनके स्वयं के दक्षिण भारत के इनके राज्य में विद्रोह होने लगते थे, तो इन्हें वापस वहाँ पर जाना पड़ता था है ना। तो ये लोग यहाँ पर ठहर नहीं सकते थे, और जैसे ही फिर चालुक्य लोग राष्ट्रकूट राजा यहाँ से खिसकते थे, वैसे ही गुर्जर प्रतिहार अपनी शक्ति को फिर से मजबूत करने लगते थे और फिर से कन्नौज पे आक्रमण करते थे। अब देखो गोविंद तृतीय तो इसे हराकर चला गया, और जैसे ही अब धर्मपाल की मृत्यु होती है, धर्मपाल की मृत्यु होते ही चक्रायुद्ध पे आक्रमण किया नागभट्ट द्वितीय ने, और नागभट्ट ने क्या किया, कन्नौज पे अधिकार कर लिया। और अब की बार नागभट्ट द्वितीय ने, जो प्रतिहार शासक था, उसने कन्नौज को अपनी राजधानी बना ली। ठीक है, अब इसकी राजधानी के बनाने के बाद में क्या हुआ, पुनः राष्ट्रकूट नरेश गोविंद तृतीय है ना ने गुर्जर प्रतिहारों पर विजय प्राप्त की, किंतु आंतरिक मामलों के कारण पुनः गोविंद तृतीय को दक्षिणी भारत आया। गोविंद तृतीय वापस की कन्नौज पे अधिकार हो गया गुर्जर प्रतिहारों को, उसे हराया भी, लेकिन क्या होता, आंतरिक राजनीति उनकी ऐसे थी कि उन्हें वापस से दक्षिणी भारत लौटना पड़ता था। ऐसे करते करते दोस्तों छठा चरण आ जाता है इसका। छठे चरण में अंतिम रूप से गुर्जर प्रतिहार वंश के पराक्रमी शासक मिहिर भोज को पाल शासक देवपाल और राष्ट्रकूट शासक कृष्ण द्वितीय द्वारा पराजित किया गया। अब देखो जो अंतिम शासक मिहिर भोज, अंतिम शासक तो नहीं लेकिन मिहिर भोज अंतिम पराक्रमी शासक अपन मान सकते हैं गुर्जर प्रतिहारों का, इसको किसने हरा दिया, मिलके पाल शासक बना देवपाल और इधर बना कृष्ण द्वितीय। कृष्ण द्वितीय दोनों ने मिलकर क्या किया, मिहिर भोज को हरा दिया है ना। एक बार तो हरा दिया, लेकिन प्रारंभिक असफलता के बाद मिहिर भोज ने कृष्ण द्वितीय की राजनीतिक कमजोरी का लाभ उठाते हुए उसे पुनः नर्मदा नदी के तट पर पराजित। अब दोस्तों गुर्जर प्रतिहार भी कम नहीं थे, राष्ट्रकूट तो ताकतवर थे ही, लेकिन गुर्जर प्रतिहार क्या करते थे, उनकी कमजोरी का फायदा उठाते थे। उनकी कमजोरी क्या थी कि उनका जो खुद का राज्य था वो दक्षिण भारत में था, इसलिए उन्हें वहाँ जाना ही पड़ता था, और जैसे ही वो वहाँ जाते थे और ये क्या करते थे, फिर से या तो इनको हरा देते थे या फिर मतलब कन्नौज पे अधिकार कर लेते थे। तो अंततः क्या हुआ कि इसको कृष्ण द्वितीय को हरा दिया और अंततः भोज ने इस पे कन्नौज पे अधिकार कर लिया। ठीक है, तो ऐसे ऐसे संघर्ष चला दोस्तों। लास्ट में मतलब मिला गुर्जर प्रतिहारों को, ये है ना, शुरू भी गुर्जर प्रतिहारों ने किया था और लास्ट में कन्नौज पे विजय भी गुर्जर प्रतिहारों ने ही प्राप्त की। तो इसका निष्कर्ष क्या हुआ, निष्कर्ष ये हुआ कि संघर्ष के इस दौर में राष्ट्रकूट शासक आंतरिक कठिनाइयों के कारण मैदान से अब बाहर होने लगे थे, है ना। अब राष्ट्रकूट शासक वैसे तो ताकतवर थे, गुर्जर प्रतिहारों को हमेशा युद्ध में हराया, लेकिन दोस्तों उनकी आंतरिक राजनीति इतनी उलझी हुई थी कि वे उत्तरी भारत में रह नहीं सकते थे, उन्हें दक्षिणी भारत में जाना ही पड़ता था, क्योंकि उनके स्वयं के राज्य उधर विद्रोह करने लगते थे, है ना। तो अपनी राजनीति को संभालने के चक्कर में वे अब इस मैदान से बाहर होने लगे। अंतिम राष्ट्रकूट शासक था अमोघ, एक मिनट, अंतिम राष्ट्रकूट शासक अमोघवर्ष अपने पूर्वजों के समान पराक्रमी नहीं था, अतः राष्ट्रकूटों की भूमिका इस संघर्ष में समाप्त हो गई। जो राष्ट्रकूट शासक जो अंतिम रूप से बना वो था अमोघवर्ष, है ना, वह इतना पराक्रमी नहीं था। तो क्या हुआ, पराक्रमी नहीं होगा तो गुर्जर प्रतिहार उसे टिकने ही नहीं देंगे। तो फिर क्या हुआ कि अब इनकी भूमिका तो समाप्त हो गई त्रिपक्षीय संघर्ष में। प्रतिहार शासक भोज के उपरांत महेंद्रपाल बंगाल का शासक बना और इसके बाद महिपाल प्रथम के समय तक पालों की शक्ति का अंत हो चुका था। अब जो
भोज इधर आया था, तो भोज के समय में पाल शासक कौन था? महेंद्रपाल, और उसके बाद में बना महिपाल। दोनों कमज़ोर शासक थे, है ना। और इनके समय तक क्या हुआ था कि बंगाल में पालों की शक्ति लगभग ख़त्म हो चुकी थी। इसलिए यह युद्ध अब प्रतिहार और राष्ट्रकूटों के बीच ही हुए थे, क्योंकि मोस्टली बंगाल में तो कमज़ोर शासक थे, है ना। तो युद्ध किन के बीच होते थे? मोस्टली प्रतिहार और राष्ट्रकूटों के बीच में, ठीक है। अतएव यह युद्ध अब त्रिभुजाकार नहीं रहा था। कन्नौज पूर्ण रूप से प्रतिहार में आ चुका था, और वैसे छिटपुट संघर्ष जो थे वो 9वीं शताब्दी तक चलते रहे। तो ये थी दोस्तों त्रिपक्षीय संघर्ष की कहानी। शुरू किया वत्सराज ने, ख़त्म किया भोज ने, है ना। भोज ने अंततः सफलता प्राप्त कर ली थी, और नागभट्ट द्वितीय जो था उसने कन्नौज को अपनी राजधानी बना लिया था, है ना। तो और उधर महेंद्रपाल और महिपाल और धर्मपाल ये सब बंगाल के शासक रहे हैं, और इधर ध्रुव, कृष्ण द्वितीय, है ना, गोविंद तृतीय, ये सब कौन से शासक रहे हैं? चालुक्यों के। तो ये 3 शक्तियाँ थी, तीनों में लगातार संघर्ष होता रहा। अब एक बात आप यहाँ पे सोच रहे होंगे, कन्नौज में आखिर ऐसा था क्या जिसके लिए मतलब सारे भारत की शक्तियाँ आपस में लड़ रही थी? तो हम देख लेते हैं एक बार कि कन्नौज के संघर्ष के कारण क्या है ना। क्यों कन्नौज उस समय इतना महत्वपूर्ण हो गया था? दोस्तों कन्नौज की स्थिति वैसी ही थी जैसे अपन बोल सकते हैं मौर्य काल में मगध की स्थिति थी, है ना। गुप्त काल में जैसे पाटलिपुत्र की स्थिति थी, मुगलों के काल में दिल्ली की स्थिति थी, सेम वैसी स्थिति इस समय कन्नौज की थी। मतलब कन्नौज शक्ति का केंद्र माने जाने लगा था। शुरू करते हैं 6ठी शताब्दी ईस्वी में गुप्तों के पतन के साथ ही राजनीतिक शक्ति के केंद्र के रूप में पाटलिपुत्र का महत्व समाप्त हुआ तथा उसके स्थान पर उत्तर भारत में स्थित कन्नौज ने ले लिया। अब देखो गुप्तों के समय में तो पाटलिपुत्र मेन था, है ना। लेकिन जैसे गुप्तों का पतन हुआ, पाटलिपुत्र का तो अंत हो गया और कन्नौज ने स्थान महत्वपूर्ण ले लिया। कन्नौज के महत्वपूर्ण बनने के कारण क्या थे? एक तो हर्षवर्धन के समय से ही कन्नौज उत्तर भारत का महत्वपूर्ण नगर बन गया। क्यों? क्योंकि हर्षवर्धन ने थानेश्वर से हटा के कन्नौज को अपनी राजधानी घोषित कर दिया। और हर्षवर्धन दोस्तों उत्तरी भारत का उस समय छत्रपति सम्राट ही मान लो, एक छत्र सम्राट मान लो कि उत्तरी भारत लगभग नर्मदा नदी के तट से ऊपर तक उसके अधिकार में था, है ना। तो उत्तरी भारत का अगर कोई राजा है और उसने कन्नौज को राजधानी बनाया तो ऑब्वियसली जैसे दिल्ली आज हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। क्यों? क्योंकि ये हमारे सारे देश की राजधानी है। तो इसी तरह से कन्नौज इम्पोर्टेंट हो गया था क्योंकि हर्ष ने उसे अपनी राजधानी घोषित कर दिया था। दूसरा, गंगा नदी के किनारे स्थित होने के कारण ये व्यापारिक दृष्टि से महत्वपूर्ण था। दोस्तों जो चीन से रेशम मार्ग आता था और इधर अफगानिस्तान और ईरानी और अरब राज्यों में जो जाता था, वह रेशम मार्ग के ऊपर कन्नौज स्थित था। मतलब यह रेशम मार्ग कन्नौज से होकर गुजरता था, है ना। इसलिए व्यापारिक क्षेत्र हो गया कन्नौज। और तीसरा था गंगा यमुना के बीच में अगर कन्नौज स्थित है तो वह उपजाऊ भूमि है, खेती बाड़ी वहाँ पे बहुत अच्छी होती थी, बहुत सारी नदियाँ भी थी, इसलिए हर तरह से कन्नौज इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो ये था दोस्तों हमारा त्रिपक्षीय संघर्ष। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। तो लगभग मैंने सारी बातें यहाँ पे 1000 से 600 से 1000 ईस्वी का जो हमारा भारत है इसमें से बता दी। देखती हूँ अगर 1-2 कुछ और बातें इंपॉर्टेंट होती हैं तो वो और हम देख लेंगे, नहीं तो फिर हमारी यूनिट 2 यहाँ पे कंप्लीट हो जाती है और उसके बाद हम यूनिट 3 स्टार्ट करेंगे। तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू वेरी मच। पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करना, ना पसंद आए तो डिसलाइक करने का ऑप्शन आपके पास है। और कुछ समझ में नहीं आ रहा तो कमेंट बॉक्स में आप अपना सजेशन दे सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।